हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो आपसे एक वीडियो मिक्स क्वेश्चन की होगी, एक वीडियो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको कमेंट करके बताना होगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस सब्जेक्ट में भी आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रायक इनमें से कौन सा टाइप का स्विच है। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, जैसा कि अपने डायग्राम के अंदर दिख रहा है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि एससीआर के अंदर ड्रॉबैक्स थे कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर वर्क कर सकता है, या तो वो डीसी की फुल वेव को संभाल सकता है, या फिर एसी की सिर्फ पॉजिटिव वेव के लिए वो वर्क करेगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रायक को यूज़ करना पड़ा। और ट्रायक जो वर्क करता है वो दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, तो इसलिए ये एक बाई डायरेक्शनल स्विच है। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा 4th 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि ये एक 4 लेयर स्विच है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। तो आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक बाई डायरेक्शनल स्विच है, 3 टर्मिनल स्विच है, और इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। तो इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये सिर्फ एसी को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायक, तो इसके अंदर जो ट्राई स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है 3 टर्मिनल्स के लिए, जबकि जो एसी का मतलब है कि ये एसी को कंट्रोल करता है। तो आई होप इस ट्रिक से आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थायरिस्टर बेसिकली किस टाइप की डिवाइस है। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये एक पीएन टाइप डिवाइस है, यानी कि इसके अंदर 4 लेयर्स हैं, जिसमें से 2 पी की लेयर्स हैं और 2 एन की लेयर्स हैं। तो ये एक 4 लेयर डिवाइस है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके अंदर 3 जंक्शंस होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। और ये एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, जस्ट लाइक डायोड। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। एससीआर के नाम से भी जाना जाता है। एससीआर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इस सेशन के अंदर आपको काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक नहीं भी पढ़ी है, तो उन्हें इन क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और मैंने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड करें, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो पूरा सेशन ऐसे ही देखते जाइए, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फायरिंग एंगल अगर हम एससीआर का डिक्रीज़ करते हैं तो उस केस में आउटपुट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर फायरिंग एंगल कहने का मतलब है कि वो वोल्टेज लेवल जिस पे हम एससीआर को टर्न ऑन कर रहे हैं, यानी कि गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये इनपुट की वेव फॉर्म है, एक साइन वेव है, और हमने जब आउटपुट में लिया तो हमने मान लीजिए इस इंस्टेंट पे, और हमने मान लीजिए इस इंस्टेंट पे मान लीजिए हमने गेट पल्स प्रोवाइड की। तो यहाँ तक तो एससीआर अपना ऑफ रहेगा। इसके बाद वो सेम इनपुट की तरह कॉपी करने लगेगा वेव को। तो इसलिए जो अपना वी आउटपुट होगा वो तो घट गया ना वी इनपुट के कंपैरिजन में। तो जब भी हम अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में हमारा वी आउटपुट डिक्रीज़ होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप है इनके बीच में। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एवरेज वैल्यू होती है लोड वोल्टेज की, वी आउट, वो बराबर होती है 0.2251 प्लस कॉस अल्फ़ा वी इनपुट। अब इस केस में जब हम अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे, यानी कि मैं आपको टेबल के थ्रू एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू जब हमने 0 डिग्री ली, तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो निकल के आएगा 0.2251 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू वी आई एन। तो ये हो जाएगा 0.45 वी आई एन। इसकी वैल्यू 60 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0.225 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री पे हो जाएगा 0.5, 0.3375 इंटू वी आई एन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले 0.45 थी, अब 0.3375 हो चुकी है। तो यानी कि वी आउटपुट की वैल्यू घटी है जब हमने उसके अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। तो इसलिए जो इनके बीच में रिलेशनशिप होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली। तो जब भी हम फायरिंग एंगल को डिक्रीज़ करेंगे तो उस केस में आउटपुट जो हमारा होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट इंक्रीज्ड। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा।
पिछले वीडियोस में भी मैंने इसी तरह हर क्वेश्चंस को एलैबोरेट करके समझाया है। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थायरिस्टर के केस में होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जो होल्डिंग करंट होता है वो मिनिमम करंट होता है जिसके ऊपर जो अपना SCR है वो ऑन हो जाए, ऑन कंडीशन में रहे। जबकि लैचिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है जिस पे SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहे। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो इसको देख के साफ पता चल रहा है कि जो LC करंट है यानी कि लैचिंग करंट है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा होती है। अभी कितनी ज़्यादा होती है, ये लगभग 2.5 to 3 टाइम्स ग्रेटर होती है HC से। उसका सही आंसर होगा थर्ड, लैचिंग करंट इज़ ग्रेटर दैन होल्डिंग करंट। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थायरिस्टर के केस में लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का रेशियो कितना होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो लैचिंग करंट होता है वो 2.5 to 3 टाइम्स होता है होल्डिंग करंट का। तो यहाँ पर हमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिख रहा है वो है थर्ड 2.7, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड 2.7। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको RACB में इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड एंड सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड। तो इन सभी के क्वेश्चंस में धीरे धीरे सेशंस इंक्लूड करके आपको कराऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम ट्रैक और SCR को कंपेयर करें तो इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन निकल के आती है। तो पहला यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। पर ट्रैक, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, जबकि SCR एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है, और दोनों बाई डायरेक्शनल डिवाइस है तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत हो जाती है। और फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि 2 ऑप्शंस पहले ही हमारे रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसलिए जो बचा है वो है सेकंड, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब इसके पीछे का मैं आपको कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि ट्रैक दोनों मोड्स के अंदर वर्क करता है। अब जब ये दोनों मोड्स के अंदर वर्क करता है तो किसी के अंदर गेट सिग्नल ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा पावर, किसी मोड के अंदर कम पावर का सिग्नल चाहिए होता है। तो जो गेट होता है वो सेंसिटिव नहीं होता, यानी उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। तो इस केस में जब हम टर्न ऑफ करते हैं ट्रैक को तो उस वजह से वो ज़्यादा टाइम लेता है इन रेस्पेक्ट टू द SCR। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है और हमसे उसका नाम पूछा गया है। तो इस टाइप के सिंबॉलिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। तो इस फिगर में जो सिंबल गिवन है वो है JFET का। तो इसका जो सही आंसर है वो है JFET, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं N चैनल और P चैनल के डायग्राम कुछ इस टाइप के होते हैं। तो इन बाकी के बचे ऑप्शंस के जो फिगर हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो SCR है वो किस टाइप का स्विच है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि SCR सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही वर्क करता है, जस्ट लाइक डायोड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 डायरेक्शनल। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 चीज़ें और बताई थी कि ये एक 4 लेयर डिवाइस है, इसके अंदर 3 जंक्शंस होते हैं और इसे थायरिस्टर नाम से भी जाना जाता है, और ये एक PN डिवाइस है। तो ये चारों चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर गिवन है लैचिंग करंट एक SCR का 12 मिली एम्पियर, और हमसे पूछी गई है होल्डिंग करंट की वैल्यू। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि LC अपॉन में SC की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2.5 to 3 के बराबर होती है। तो हम इसे यहाँ पर 3 मान लेते हैं। अगर हम इसे यहाँ पर 3 मान लेंगे तो LC की वैल्यू हमें जैसे कि गिवन है 12, तो यहाँ पर जो SC निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12/3, यानी कि 4 मिली एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट 4 मिली एम्पियर। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर को अगर मैं एज ए स्विच कंपेयर करूँ तो उस केस में
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमें जैसे कि ऑप्शंस के अंदर गिवन है कि थायरिस्टर रिक्वायर्स टर्न ऑफ सर्किट, जबकि ट्रांजिस्टर के अंदर टर्न ऑफ सर्किट का यूज़ नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए जैसे ही हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया तो ये ऑन हो जाता है, जैसे वोल्टेज ऑफ़ किया तो ये ऑफ़ हो जाता है। जबकि थायरिस्टर के अंदर अगर वो एसी के ऊपर वर्क कर रहा है तो जैसे ही उसका नेचुरल ज़ीरो यहाँ पर आएगा तो वो अपने आप नेचुरल कम्यूटेशन उसका हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप ऑफ़ हो जाएगा नेचुरल तरीके से। पर अगर वो डीसी पे वर्क कर रहा होगा तो उस केस में हमें सर्किटरी चाहिए होगी उसे ऑफ़ करने के लिए। आपने एक वर्ड सुना होगा फोर्स्ड कम्यूटेशन, तो उस फोर्स्ड कम्यूटेशन को करने के लिए हमें यहाँ पर सर्किट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए थायरिस्टर के अंदर एक टर्न ऑफ सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अब समझाने के तौर पे मैं आपको सेकंड और थर्ड के बारे में भी बता देता हूँ कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है थायरिस्टर के केस में वो ज़्यादा होता है ट्रांजिस्टर के बजाय। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि थायरिस्टर जो वर्क करता है वो ऑलमोस्ट किलोवाट की रेटिंग होती है उसकी, जबकि ट्रांजिस्टर की जो रेटिंग होती है वो वाट्स के अंदर होती है। तो ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे। और थायरिस्टर रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस गेट करंट, जबकि थायरिस्टर जो वर्क करता है वो वर्क करता है पल्सेस पर, जो हम प्रोवाइड करते हैं पल्स जनरेटर के थ्रू। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से ये चीज़। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए सेमीकंडक्टर पावर डिवाइसेस में से कौन सा करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पर करंट ट्रिगरिंग डिवाइस कहने का मतलब है उसे कंडक्शन करने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली दो डिवाइसेस आती हैं, पहला तो बीपीटी यानी कि बायपोलर ट्रांजिस्टर, और दूसरा एससीआर। अब जब इनपुट एसी होगा तो उस केस में नेचुरल जीरो अपने आप आएगा, तो टर्न ऑफ अपने आप हो जाता है। तो उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं एससीआर का। डीसी टू एसी कन्वर्टर की बात की जाए जिसके अंदर इनपुट जो है वो डीसी रहता है, तो उस केस में हम जीटीओ का यूज़ करते हैं। तो जीटीओ भी एक करंट ट्रिगरिंग डिवाइस ही है। जीटीओ को हम कभी भी टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं, तो इसलिए हम जीटीओ का यूज़ डीसी इनपुट के टाइम पे करते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस बची है मॉसफेट, और यही इसका सही आंसर है, क्योंकि मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। इसके अलावा आईजीबीटी भी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो वो भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस में ही आता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सेशन के अंदर बेसिक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आगे आने वाले सेशंस के अंदर आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर भी इंक्लूड किए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक सिंबल गिवन है, पूछा गया है कि किसका सिंबल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आई होप ये तो सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सिंक्रोनाइजिंग पर्पस के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में जिनका इनपुट एसी होता है उनके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए सिंक्रोनस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि ये यूज़ क्यों किया जाता है। ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है कि किस मोमेंट पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो ज़ीरो पे पहुंच रहा है। इस चीज़ को पता करने के लिए हमें यहाँ पर सिंक्रोनस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर जो इसका सही आंसर है वो है एसयूएस, यानी कि एसयूएस को यूज़ किया जाता है। एसयूएस की फुल फॉर्म है सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है एसयूएस, और ये सिमिलर होता है पीयूटी के। पीयूटी थोड़ा सा आपको शायद किसी को पता हो किसी को ना भी पता हो, ये होता है प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर जो इंटरनली जो एवलांच डायोड होता है वो लो वोल्टेज का होता है, जो कनेक्टेड होता है गेट एंड कैथोड के बीच में। इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले सेशंस के अंदर इलेबोरेटेड वे में सब कुछ समझाऊंगा। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि सिंक्रोनाइजिंग पर्पस के लिए एसयूएस का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थायरिस्टर के केस में डी/dt प्रोटेक्शन को अचीव करने के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है।
तो ओवर करंट डैमेज कर सकता है हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, और ओवर करंट होने की वजह से जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा रेटेड वैल्यू से। जैसा कि थायरिस्टर के ऑपरेशन के अंदर होता है कि जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, फिर गेट को जैसे ही हम ट्रिगर करते हैं तो हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो जाता है। अब उसकी जो रेट ऑफ राइजिंग ऑफ एनोड करंट ज़्यादा हुई, यानी एनोड करंट की जो बढ़ने की रेट है अगर वो ज़्यादा हुई, तो उस केस में वहाँ पर हॉटस्पॉट बन जाएगा, और जब वहाँ पर हॉटस्पॉट बन जाएगा तो करंट की डेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और करंट की डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट हमारा हो जाएगा ख़राब, वो जल जाएगा पूरी तरीके से। तो इसे ख़त्म करने के लिए, जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, हम एक इंडक्टर को ऐड करते हैं। उस इंडक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल वैल्यू के इंडक्टर को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था उस पर थोड़ा सा लिमिट कर देता है। तो di/dt प्रोटेक्शन के लिए हम L को यूज़ करते हैं सीरीज़ में थायरिस्टर के। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फर्स्ट। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसी एलेबोरेटेड वे में सारे क्वेश्चन समझाए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है 6 वेव हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रिक्वेंसी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 टाइम्स इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 6 × 60 यानी कि 360। तो उसका सही आंसर होगा थर्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन्वर्टर को क्लासीफाई किया जाता है। तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं इन्वर्टर। एक तो होता है VSI यानी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और एक CSI यानी कि करंट सोर्स इन्वर्टर। इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछी गई है VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है UJT की, वो किसके सिमिलर होती हैं। तो जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये होती है UJT VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस वन इज़ टनल डायोड्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इन दोनों के केस में वो लगभग सेम है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, सिमिलर टू टनल डायोड। UJT के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि UJT एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती है कि जब इसे ट्रिगर किया जाता है तब इसका इमिटर करंट रीजनरेटिवली बढ़ता है, जब तक इसे इमिटर पावर सप्लाई के थ्रू लिमिट नहीं कर दिया जाए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही इसे सॉटूथ जनरेटर एंड पल्स जनरेटर के अंदर यूज़ किया जाता है। और टनल डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो डोपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑल द डिवाइसेस। इसकी जो डोपिंग होती है वो लगभग 1/10⁻3, जबकि जो नॉर्मल डायोड होता है उसके केस में होता है 1/10⁸। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है लो फॉरवर्ड बायस कंडक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वो मिनिमम ड्यूरेशन जिसके लिए हमारे को पल्स अप्लाई करनी पड़ती है थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फर्स्ट, 10 μs। एक स्टैटिक क्वेश्चन है तो आपको ये फिगर याद रखना होगा। थायरिस्टर को हम ट्रिगर कर सकते हैं बाय अ सिंगल पल्स, बाय द ट्रेन ऑफ पल्स या फिर स्टडी डीसी से भी। अब ये तीनों कब यूज़ किए जाते हैं। जो पल्स ट्रिगरिंग होती है हम उसे यूज़ क्यों करते हैं। पल्स ट्रिगरिंग यूज़ करने के पीछे कारण ये है कि इसके अंदर जो गेट डेसिपेशन होती है, यानी कि गेट के अंदर जो पावर का लॉस होता है वो कम होता है, इसलिए हम पल्स ट्रिगरिंग को यहाँ पर यूज़ करते हैं। सिंगल पल्स वाला सिस्टम आपको दिखेगा लो कॉस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। स्टडी डीसी आपको दिखेगा जब भी डिवाइसेस लैचिंग करंट तक नहीं पहुँच पाता है ना, तो उस केस के अंदर हम स्टडी डीसी को यूज़ करते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मेन सप्लाई के साथ पल्स और डीसी ट्रिगर सिस्टम दोनों को हमें सिंक्रोनस में रखना पड़ता है, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर रखना पड़ता है, और इसके लिए मैंने आपको डिवाइस भी बताई थी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि AC वोल्टेज रेगुलेटर के केस में हम ट्रैक को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसके पीछे जो कारण है वो है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के केस में ट्रैक को 0 से पहले ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव वेव आई, क्योंकि ये दोनों हाफ में काम करता है, तो जैसे ही नेगेटिव वेव आई तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और इंडक्टिव लोड की वजह से ही ये पाई से ज़्यादा पे कंडक्ट कर जाता है।
एंड नेगेटिव वोल्टेज लगने की वजह से फिर ये टर्न ऑफ भी नहीं होगा। इंडक्टिव लोड की वजह से ट्रैक का सक्सेसफुल कम्यूटेशन नहीं हो पाता है, यानी कि ये ऑफ नहीं हो पाता है। अब इसके जगह जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है एंटी पैरेलल SCRs, इसके ऑप्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर के केस में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट होती है, पंपिंग प्रेशर के लिए, या फिर रोलिंग मिल्स में भी यूज़ होता है, और रेलवेज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें SCR की मदद से हम DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल के लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है थर्ड SCR। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि DC मोटर के केस में जब हमें चॉपर कंट्रोल करना होता है तो उसके अंदर वेरिएशन किस चीज़ के अंदर होता है जब हम चॉपर कंट्रोल को अप्लाई करते हैं। तो चॉपर क्या होता है? चॉपर एक DC-DC कन्वर्टर है, ये तो आई होप सभी को पता ही होगा। तो जब हम DC मोटर के अंदर चॉपर कंट्रोल को अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से जो वेरिएशन आता है वो आता है इनपुट वोल्टेज के अंदर, और ये वेरिएशन करा जाता है ड्यूटी साइकिल के अंदर चेंजेस करके। अब ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल होता है T ऑन, यानी ऑन होने का टाइम अपोन में टोटल टाइम, T ऑन प्लस T ऑफ। तो इसके अंदर जब भी हम चेंज करते हैं तो उसके थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता देता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो होता है TRC, यानी कि टाइम रेशियो कंट्रोल, और दूसरा होता है करंट लिमिटिंग कंट्रोल। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे RCB JEE एग्ज़ाम्स के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि dV/dt प्रोटेक्शन अचीव करने के लिए इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजिएंट वोल्टेज की वजह से थायरिस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज डैमेज हो सकता है। इंडक्टिव लोड के केस के अंदर ट्रांजिएंट वोल्टेज बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसके लिए जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, हम एक RC सर्किट यूज़ करते हैं, और इस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इसके अंदर होती है बहुत कम, और जैसे ही हाई वोल्टेज स्पाइक आता है तो वो RC के थ्रू हो जाता है एब्जॉर्ब। RC एक लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को ये अलाउड करता है, और उससे ऊपर वाले सिग्नल्स को ये एटीन्यूएट कर देता है। और यहाँ पर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लेने के पीछे का कारण ये है कि ट्रांजिएंट जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए कैपेसिटर के थ्रू। तो आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। और कॉन्फ़िगरेशन को जाना जाता है स्नबर सर्किट के नाम से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा RC सर्किट अक्रॉस थायरिस्टर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर के केस के अंदर जो डायोड कंडक्ट करते हैं वो कितनी ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करते हैं। तो 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में 3 फेज़ यूज़ होती है, और जब AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तब फेज़ रेक्टिफायर को यूज़ होगा। तो ये होते हैं 2 टाइप के, एक होता है हाफ वेव और एक होता है फुल वेव। अब इसके अंदर 2 मोड होते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूस मोड और एक होता है डिसकंटिन्यूस मोड। कंटिन्यूस मोड तब होता है जब अल्फ़ा की वैल्यू यानी फायरिंग एंगल की वैल्यू लेस देन 30 डिग्री होती है, और डिसकंटिन्यूस मोड तब होता है जब अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की वेव फॉर्म होती है 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब इसके अंदर हम 5/6 पर थायरिस्टर को ऑन कर दिया है, और इस केस में हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी है। तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि दूसरा थायरिस्टर ऑन होगा, यानी कि T2 जो ऑन होगा वो ऑन होगा 5π/6 प्लस अल्फ़ा पे, T2 ऑन होगा। और ऐसे ही हर थायरिस्टर 120 डिग्री के लिए वर्क करेगा, जैसा कि वेव फॉर्म में हमें साफ साफ दिख रहा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B, 120 डिग्री। आई होप आप सभी को ये सेशन काफ़ी सही लगा होगा। और ये आज के लिए आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिया हुआ सिंबल्स इनमें से कौन से डिवाइस का है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर।
आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट सेशन आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। और इसी तरह नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इनकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।